देखिए, इस व्यक्ति के समय क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। नियम से तो इस व्यक्ति को नौकरी से निकाल देना चाहिए था या इसको हटा देना चाहिए था, लेकिन इस व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, जो गलती थी वो डलहौजी की थी। इसलिए ये व्यक्ति कंटिन्यू किया और क्रांति के बाद भी ये भारत में रूल किया या भारत में को गवर्न किया। तो ये आखिरी गवर्नर जनरल कहलाएंगे भारत के और पहले वायसराय कहलाएंगे। इस व्यक्ति के समय एक श्वेत क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति। वैसे श्वेत क्रांति कई बार होगी और अभी भी लोग आ रहे हैं क्लास में ना। इसके समय एक श्वेत क्रांति हुई थी, कब हुई थी नहीं जानना है, लेकिन श्वेत क्रांति हुई क्यों थी ये जान लो बस, है ना। इस समय क्या था, अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसकी आर्मी में कई सारे यूरोपियंस भी थे। जब मैं यूरोपियंस कहता हूँ तो इसका मतलब है ब्रिटेन के अलावा फ्रांसीसी लोग थे या पुर्तगाली लोग थे, जो भी अच्छा काम कर रहे थे उनको इन लोग रिक्रूट करते थे, नौकरी में रखते थे। इसके समय क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ब्रिटिश सैनिक थे, अधिकारी थी, उनकी पेमेंट तो बढ़िया थी, लेकिन ये बाकी जो यूरोपियंस थे उनकी पेमेंट कम कर दी गई, उनकी भत्ते कम कर दिए गए, अलाउंसेस कम कर दिए गए। तो बाकी जो यूरोपियंस थे इनकी सेना में, चाहे वो फ्रांसीसी हो या डच या पुर्तगाली हो या डेनिश हो, ये लोग भड़क गए। इन्होंने बोला ऐसा कैसा भेदभाव कर रहे हो, और इन लोगों ने हड़ताल कर दी। जब इन्होंने हड़ताल की तो चार्ल्स कैनिंग ने एक लाइन से सबको नौकरी से निकाल दी, सबको डिसमिस कर दिया। सारे यूरोपियंस को एक लाइन से डिसमिस करके क्या बोला कि अपना बैग बांधो और निकलो। एक झटके में जितने यूरोपियंस थे यहाँ पे अदर देन ब्रिटिश, उनको नौकरी से निकाल के बाहर फेंक दिया कि जाओ अपने अपने देश जाओ। ये थी श्वेत क्रांति। तो यहाँ पे श्वेत लोग कौन थे, अदर देन ब्रिटिश। यहाँ पे श्वेत लोग कौन थे, अदर देन ब्रिटिश, है ना। तो ये थी छोटी सी श्वेत क्रांति। इसके टेन्योर में कई सारे कानून बन के आए। वैसे कानून बनने की जो बात है वो 1833 में हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ कमीशन बना था, प्रथम विधि आयोग। इसकी अध्यक्षता में बना था, कौन था इसका चेयरमैन फर्स्ट लॉ कमीशन, कोई बताएगा। मैकॉले, वेरी गुड। और उसमें ये था कि भाई इस देश में जो कानून चल रहे हैं उसको कोडिफाई किया जाए और कुछ नए कानून जो चाहिए उसको भी बना के लिखा जाए, कहीं ये किताब में लिखा हो, पता चले क्या कानून है और उस पर क्या सजा मिलनी है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन की मेहनत से और बाद में और भी लोग इसके साथ जुड़े थे मैकॉले के साथ, तो इन लोगों ने कुछ कानून बना के दिए हैं जो लगभग आज भी चल रहे हैं हमारे देश में। असल में क्रांति हो गई तो क्रांति के बाद अंग्रेजों को समझ में आया कि भैया इस देश के लिए कानून होना चाहिए, एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन है इसने कुछ चीज हमको बना के दी। इनका समय याद रखना है, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1861 में आया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मतलब ये होता है कि क्राइम अगर कहीं हो गया, क्राइम हो गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कुछ और हो गया, तो अब क्राइम होने के बाद, क्योंकि अगर कहीं क्राइम हुआ है और उसको सजा दिलवानी है, इसके बीच में बहुत सारी प्रोसीडिंग होती है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबूत ढूंढना है, फिर अपनी चार्जशीट पेश करना है, FIR करना है, जो भी और जमाने भर के काम होते हैं। तो उसके लिए CRPC बना। इसमें शब्द है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब क्या क्या प्रोसीजर अपनाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली दिलवानी है सजा, सजा कौन देगा, कोर्ट देगा, लेकिन क्राइम होने के बाद क्या क्या प्रोसीजर अपनाए जाएंगे वो CRPC में कहा जाता है। आज जो CRPC मेरे देश में चल रही है वो 1973 की है, लेकिन पहली CRPC 1861 में बनी थी। किसके रिकमेंडेशन पे बनी है, या उसमें किसने काम किया है, फर्स्ट लॉ कमीशन ने काम किया था। दूसरा जो कोड आया है उसका नाम है इंडियन पिनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। इसमें दंड के बारे में बताया गया है किस अपराध में आपको क्या दंड मिलेगा। असल में इसके लिए दो मतलब साल आते हैं। कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा कि IPC 1860 में बनी है, और यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1862। इसका क्या मतलब है, असल में ये जो IPC है ये बन के तैयार हो गई थी 1860 में, लेकिन बन के तैयार हो गई, लेकिन अप्रूवल चाहिए ना, वहां की पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। उसके बाद जैसे कानून लोकसभा में पास हो गया तो उस दिन से लागू नहीं होता, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति मोहर लगाते हैं, उसके बाद गैजेट निकलता है, एक आदेश निकलता है सरकारी पत्र कि भैया आज से कानून लागू है। वैसा ही यहाँ पे तो 1860 में बन के तैयार हो गया है, लेकिन इसको कमेंस कब हुआ है, लागू कब हुआ है इस देश में, 1862 में। और हमारा आपका सौभाग्य है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भारतीय दंड संहिता आज भी चल रही है आपके ऊपर,
मतलब अंग्रेज जो तय करके गए थे कि इस अपराध का ये दंड मिलना चाहिए भारतीयों को, क्योंकि भारतीय बड़े उद्दंड है, वो आज भी हमें मिल रहा है। तो आईपीसी तो यही चल रही है हमारे देश में। सीआरपीसी 1861 में आई है और एक सुधर के आ चुकी है 1973 में। सीआरपीसी 1973 वाली अभी चल रही, लेकिन 1861 में पहली बार आई थी। ये सब किसके कहने पे हो रहा है? फर्स्ट लॉ कमीशन के कहने पे हो रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? बता दीजिए। यस सर। जी सर। फर्स्ट लॉ कमीशन ने ये कहा था कि भाई एक पुलिस कमीशन बनाओ, एक पुलिस आयोग बनाओ, और पुलिस आयोग बनाओ और एक पुलिस एक्ट बनाओ। तो एक भारतीय पुलिस एक्ट 1861 ने बना है। और हमारा फिर से सौभाग्य कि आज भी यही कानून चला आ रहा है। अंग्रेजों ने जो पुलिस को अधिकार दिए थे, और उस समय मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अंग्रेजों का मूल मंत्र ये था कि भारतीयों को तोड़ो, भारतीयों को मारो। ये प्यार की भाषा नहीं समझते हैं। और जितनी नफरत थी उनकी उनके अंदर भारतीयों के लिए, वो नफरत उन्होंने इन सारे कानूनों में डाल दी कि भैया अब अगर कोई भारतीय फंसेगा तो उसको ऐसा दंड देंगे। और हमारी सरकार या हमारी आज भी वर्तमान में हम वही चीज लागू कर रहे हैं। मतलब आज अंग्रेज चले गए, गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट भी भारतीयों को या जो इंडियंस है उनको भी यही कानून रख रही है ना। तो इंडियन पुलिस एक्ट हमारे पास 1861 का अभी भी चल रहा है। अच्छा, ये जो कानून था, इस कानून में कुछ बातें कही गई थी, वो बातें लगभग आज भी मानी जा रही हैं। वैसे अब कानून ही वही है तो मानी जाएगी। और इस एक्ट में कहा क्या गया था, एक लाइन में देख लेते हैं कि इंडियन पुलिस एक्ट जो 1861 में बन के आया था और जो भारतीय पुलिस आयोग 1860 में बना था, उसमें क्या क्या बातें कही गई थी। उसने बोला कि भैया एक विलेज में एक विलेज वॉचमैन होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं चौकीदार। हर गांव में एक वॉचमैन होना चाहिए जिसे हम कहते हैं चौकीदार। और चौकीदार जो है, ये चौकीदार सीधे किसको चौकीदार कह ले या बीट कह ले। बीट जैसे नहीं होता, आज आप देखें कि भाई एक सबसे छोटा स्तर जो होता है बीट होता है, बीट में एक दो हवलदार की नियुक्ति होती है। तो चौकीदार या बीट स्तर पे रहेंगे गांव के लेवल पे। और इन्होंने बोला कि राज्य मतलब जिले के लेवल पे एक एसपी होना चाहिए, जो आज भी एक जिले में है। एक रेंज होती है, उस रेंज में एक डीआईजी उस रेंज को कंट्रोल करे। एक पूरे प्रांत को इंस्पेक्टर जनरल कंट्रोल करे। आज इंस्पेक्टर जनरल से ऊपर हम निकल के आ गए हैं डीजीपी में, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अंग्रेजों का जो प्रांत था ना, वो आज के प्रदेशों से छोटा था। आज तो हर एक स्टेट का एक डीजीपी होता है। कोई मुझे बताएगा मध्य प्रदेश का डीजीपी इस समय कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है मध्य प्रदेश का भी? ये पीएससी वालों, ये फैक्ट पढ़ के चले जाना कौन डीजीपी है अभी, कौन मुख्य सचिव है। ठीक है, तो आज स्टेट को रूल करता है, स्टेट में पुलिस को हेड कौन करता है? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये सब कुछ बातें कही थी और हम देख रहे हैं कि आज भी लगभग ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो ये सब जो पुलिस आयोग बना था 1860 में, और इंडियन पुलिस एक्ट जो बना है 1800, यहाँ तक कि अगर आप किसी हवलदार का बेल्ट देखोगे ना, तो बेल्ट में एक बिल्ला लगा हुआ है। उस बिल्ले में देखना, उसमें लिखा है भारतीय इंडियन पुलिस एक्ट 1861। उनके बिल्लों में मतलब जो बेल्ट है, बेल्ट में लिखा हुआ है वीके जौहरी। ठीक है, यूपीएससी वालों को नहीं स्टैटिक देखना, लेकिन पीएससी वाले ये सब बेसिक चीज देख के चले जाना एग्जाम में। अच्छा, इससे क्या हुआ? अंग्रेज क्या कह रहे थे? अंग्रेजों का जो वर्जन था वो ये था कि भैया हमने पुलिस सिस्टम जो लाया है, इससे हमने डकैती पे रोक लगाई है। अब गब्बर सिंह डकैती नहीं कर पाता, ठगी सिस्टम पे हमने रोक लगाई है। आम जनमानस को सुविधा हुई है, आम जनमानस के हित में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही बात, उस समय की जो पुलिस थी ना, वो आम जनता से सहानुभूति, सिंपैथी नहीं रखती थी। सिंपैथी नहीं रखती थी वो। मतलब वो डंडा जो दिया गया था ना, डंडा कि भैया पब्लिक पे डंडा चलाओ, ये सब उसी समय से आया है। सिंपैथी नहीं थी। आम जनमानस ने हल्ला किया, लड़ाई की, झगड़ा किया, पहले डंडा मार दो, उसके बाद पूछो दिक्कत क्या थी। और आज भी हम जाने अनजाने रोज ऐसी न्यूज सुनते रहते हैं कि पुलिस की संवेदनहीनता दिखी है, एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, परेशान किया, ये किया, वो किया। रोज हम पढ़ते आ रहे, क्या करे पुलिस बेचारी। पुलिस का कानून ही अंग्रेजों वाला है, उनके मैनुअल में वो सब चीज लिखा हुआ है, उनके दिमाग में, उनकी सोच में वो चीज चली गई है। लेकिन पिछले 50 सालों से बात चल रही है कि भारतीय पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म करने की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। ये मेंस का टॉपिक भी है, पुलिस सुधार वाला। लेकिन सरकार सुधार कर नहीं रही है। कमेटी बहुत सारी बनाई, सुधार नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर आज सुधार कर देगी तो जिस पुलिस का उपयोग कर रही है आज सरकार, या कोई भी सरकार जो जिस पुलिस का उपयोग करती है अपना पावर बनाने के लिए और लोगों को दबाने के लिए, फिर वो पावर कम हो जाएगा। इसलिए अंग्रेज चलेगा, लेकिन टॉप ऑर्डर में अब सरकार आ गई, और सरकार वही चीज, वही जो जलवा है वो फील करना चाहती है, मेंटेन करना चाहती है। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि लगभग 250 साल पुराना कानून चला आ रहा है।
अब हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट की। इंडियन काउंसिल एक्ट ने क्या क्या बातें की, देखिए इसके पहले जो एक्ट आया था वो 1858 का एक्ट आया था, और इस एक्ट में मोटे तौर पे ये बोला था कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी जो जा रही है, अंग्रेजी शासन आ रहा है, रानी का शासन या ताज का शासन आ रहा है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पद खत्म हो गया है, उनकी जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत सचिव जो हैं, इनकी सलाह के लिए एक 15 सदस्यीय टीम बनाई गई है, इसको भारत काउंसिल कहा गया है। और वो टीम जो है वो ये सब लोग कहाँ बैठेंगे, लंदन में बैठेंगे। भारत में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसका उसका पद चेंज करके अब उसको वाइसराय कह दिया गया है। ठीक है, तो 1858 के एक्ट में ये मोटी मोटी बातें कही, लेकिन अब जो मेन एक्ट आया है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब मुझे आप कोई ये बताओ, इस एक्ट का नाम इंडियन काउंसिल या भारत काउंसिल क्यों है, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि अभी दो मतलब 20 सेकंड पहले मैंने इसका जवाब दिया है, बताइए। क्यों इस एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत काउंसिल एक्ट कहा जा रहा है, जबकि इससे पहले वाले सारे एक्ट तो हम चार्टर एक्ट पढ़ते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे नाम क्यों चेंज हो रहा है? बहुत बढ़िया अंकुर, अंकुर ने सही जवाब दिया है, क्योंकि इस एक्ट को बनाया है भारतीय काउंसिल ने। और ये भारतीय काउंसिल में कितने मेंबरान हैं, 15 मेंबरान हैं। ये कब पैदा हुई भारत भारत काउंसिल? 1858 के एक्ट से पैदा हुई है। ये भारत काउंसिल जो है ये है ब्रिटेन में, और इसका ये किसको सलाह दे रही है? भारत सचिव को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। चंचल सर जैसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अंग्रेज चले गए और हम अभी भी इनके नियमों पर चल रहे हैं सर, हाँ पूछ सकते हैं ना, पूछेंगे सवाल ये, आप बताएंगे। तब आपको ये नहीं बोलना कि सरकार ने कुछ सुधार नहीं किया, आप तब आपको ये बताना रहेगा कौन कौन सी कमेटी बनी है और इन कमेटी में क्या क्या सुझाव है, और हम अभी की जो सरकार है प्रतिबद्ध लगती है, अभी की सरकार की मंशा ऐसी है कि वो सुधार करना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी विपत्तियां आ जाती हैं कि सुधार नहीं कर पा रही। हमें हमेशा सरकार को डिफेंड ही करना है। मैं आपको पढ़ाता हूँ तो दोनों पहलू इसलिए बताता हूँ कि आपके मन में प्रॉस कॉन्स दोनों रहे, लेकिन जब भी आंसर लिखेंगे तो हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, क्योंकि हमें नौकरी, हमें पगार सरकार से चाहिए। तो ये जो 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल है ये कहाँ है, लंदन में। किसको सलाह दे रही है ये? भारत सचिव को सलाह दे रही है। कैसी विपत्तियां आ जाती शिवानी, ये हम लोग अभी डिस्कस, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना तब डिस्कस करेंगे, अभी तो प्रीलिम्स देख लिया पहले। तो ये जो भारत काउंसिल है ये कब पैदा हुई? 1858 के एक्ट से पैदा हुई। भारत काउंसिल कहाँ है? लंदन में है। और ये जो है ये किसके साथ बैठी हुई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बैठी हुई है। और ये कैसी है, इसका काम कैसा है? एडवाइजरी, ये एडवाइस दे सकती है, एडवाइस, ये सलाह देती है। ये क्या देती है? सलाह। ठीक है, और इसने सलाह दी, यानी इसने ये एक्ट बनाया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उस पर मुहर लगाई, फिर वहां की पार्लियामेंट में गया होगा, वहां की पार्लियामेंट ने मुहर लगाई, फिर ये एक्ट आपके सामने आया है, इसलिए इसका नाम है भारत काउंसिल एक्ट 1861। तो भारत काउंसिल कब पैदा हुई है? 1858 के एक्ट से, 1858 से पैदा हुई है। भारत काउंसिल कहाँ है? लंदन में। भारत काउंसिल में कितने मेंबरान हैं? 15 सदस्य हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है सदस्य कितने हैं क्या। अब इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए? देखिए चार्टर एक्ट खत्म हो गए, अब चार्टर एक्ट कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, और ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार तो थी नहीं, यानी सरकारी कंपनी भी नहीं थी, तो उसके लिए कोई कानून आ रहा था, किसी दूर दुनिया से आ रहा था, देश से आ रहा था, इसलिए उसका नाम चार्टर एक्ट। उसकी क्या डेफिनेशन है वो हमने देख ली थी पहले। अब जो एक्ट आएंगे उनका नाम रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ? पहली चीज आप मुझे ये बताओ कि जो जीजीआई था, जीजीआई ही आज वाइसराय बना बैठा है, और जीजीआई की जो काउंसिल थी, कौन सी काउंसिल? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें कितने सदस्य थे, कोई मुझे बताएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य की संख्या कितनी थी? सरगम ने बताया थे फोर। 4। वेरी गुड सरगम। कोई ये बड़ा सवाल नहीं था, आप लोग ऐसे डरो मत, घबराओ मत, बड़ा आसान सवाल है। इसकी काउंसिल कब से बनी बैठी है?
सबसे पहले 4 था वॉरेन हेस्टिंग के समय, फिर इसको 3 कर दिया गया, फिर उसको 4 कर दिया गया, तब से 4 ही तो चला आ रहा है। और ये चौथा मेंबर्स था, ये जो लॉ मेंबर था उसको बनाया गया था, मैकॉले चौथा मेंबर के रूप में बन के आया था, बाद में उसको परमानेंट कर दिया गया था। तो जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही वाइसराय बना है तो उसकी काउंसिल में तो वही रहेगी ना, तो काउंसिल के सदस्यों की संख्या भी 4 रहेगी। इस एक्ट ने क्या बोला, इस संख्या को 4 से बढ़ा के कितनी कर दी, 5 कर दी। मतलब अब इनकी जो अब इसका नाम क्या रहेगा, वाइसराय की काउंसिल। अब इसमें कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या कितनी होगी, 5। ठीक है, और वाइसराय के पास जो काउंसिल है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसकी संख्या है 5। नाम बदल गया है, व्यक्ति वही है, कैनिंग ही बैठा हुआ है। ठीक है, उसका नाम बदल गया है। और वैसे इसका एक्चुअल नाम मैंने बताया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये शब्द जब बड़ा हो जाता है, जब अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज, मान लो आप जिले के एसपी हैं और आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया कि भैया आप दूसरे जिले के डीएसपी वाला भी काम कर लें, या छोटा चार्ज दिया गया है, तो आप कहीं भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो अपने आप को एसपी बोलेंगे ना कि डीएसपी बोलेंगे, वही चीज़ है। ये हमेशा अपने आप को वाइसराय या वाइसराय के नाम से हम इसको याद रखते हैं, लेकिन इसका नाम तो पूरा है गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। तो इसकी संख्या 4 से 5 होगी, पहला चेंजेस हुआ इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। दूसरा ये हुआ, ये लाइन मत पढ़ो, इसने कौन नियुक्त किया नहीं जानो, बस ये जान लो कि कुछ समय बाद ये 5 मेंबर कौन चुनता था, वहां की क्राउन चुनती थी। जो क्राउन है, जो ताज पहना हुआ जो राजा महाराजा है वहां का, वो चुना करता था ये 5 मेंबर कौन रहेंगे। क्योंकि भाई ये व्यक्ति ये राजा का आदमी है, ये ताज का आदमी है, तो उसकी काउंसिल में जो लोग रहेंगे वो भी ताज ही चुनेगा। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो कैनिंग था उसने पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू कर दिया था 1859 में। पोर्टफोलियो क्या है मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इस एक्ट में 1861 के एक्ट में लिख के आया बकायदा कि भैया जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लोग हैं ना, कितने लोग हैं, 5, 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं, 5। इन पांचों का अलग अलग काम बांटो। तो पोर्टफोलियो सिस्टम कैनिंग ने इनफॉर्मली तो 1859 में शुरू कर दिया था, लेकिन इसी कानून में कब लिख के आया, 1861 के कानून में लिख के आया कि पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू करना है। तो सवाल ये है कि किसको क्या क्या पोर्टफोलियो दिया गया। एक व्यक्ति को बोला कि आप होम मिनिस्ट्री संभालिए, मतलब देश के अंदर का काम देखिए। एक को बोला गया आप मिलिट्री वाला काम देखिए। एक को बोला गया कि आप कानून वाला काम देखिए। इस तरह आज पोर्टफोलियो बढ़ते हैं ना, मंत्रालय बढ़ते हैं। अगले को बोला गया आप रेवेन्यू का काम देखिए, राजस्व का, यानी कमाई करके लाइए, पैसा लेके आइए। और आखिरी वाले को बोला फाइनेंस का काम देखिए, आप फाइनेंस का, कहाँ कितना खर्चा हो रहा है, हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसा खर्च करना है, बजट वाला काम देखिए। पोर्टफोलियो मतलब होता है मंत्रालय का बंटवारा या काम का बंटवारा। जैसे आज हमने देखा 10 दिन पहले मोदी जी ने पोर्टफोलियो का आवंटन किया, अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। पोर्टफोलियो मतलब होता है डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति, ये कौन है, 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, इनके काम बांट दिए गए कि भैया होम वाला काम होम मिनिस्ट्री आप देख लो, जो अमित शाह आप देख रहे हैं, मिलिट्री वाला काम अगला देख ले, लॉ अलग देख ले, रेवेन्यू अलग देख ले, फाइनेंस, ये 5 का बंटवारा हो गया। ये ध्यान रखिएगा कितने में बांटा गया है और कितने पोर्टफोलियो बने थे। 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, पांचों के अलग अलग काम बांट दिए गए थे और ये उनके काम थे। ठीक है, गृह, सैन्य, विधि, राजस्व और वित्त, ये हिंदी में ये हो जाता है। क्लियर हो रहा है सभी को, बता दीजिए। यस सर। अब देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी चल रहा है, आज भी सरकारें बनती हैं, और मंत्रियों को मंत्री पद मिलता है तो मंत्रालय का मिलता है, उनका काम बटा रहता है। जैसे अभी हम देखें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है ना, उड्डयन मंत्रालय मिला, तो उनको क्या मिला, एक पोर्टफोलियो मिला। पोर्टफोलियो किस चीज का पोर्टफोलियो मिला, एविएशन मिनिस्ट्री का या उड्डयन मंत्रालय का। अच्छा, अब इसमें अगला क्या चेंजेस हुआ है ये देख लेते हैं, अगले क्या चेंजेस हुए। 1853 का जो एक्ट आया था, उस एक्ट में ये था कि भाई देखिए एग्जीक्यूटिव वाला जो चेंजेस था वो तो हमने देख लिया। अगला जो काम था वो एक और काउंसिल थी, वो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें कुल मिला के 12 लोग थे। 12 मतलब कैसे, 6 इसके और 6 इसके, तो कुल मिला के हो गया 12। इसको हम बोल रहे थे मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट, लघु संसद बोल रहे थे। और 1853 वाले एक्ट में या उसके पहले 1833 वाले एक्ट में, चार्टर एक्ट में ये था कि भाई जो सारा कानून है ना,
वो कहाँ बनेगा, बंगाल में ही बनेगा। मतलब कानून का क्या था, सेंट्रलाइजेशन था, है ना। कोई मद्रास और बॉम्बे वाले कोई कानून नहीं बनाएंगे। 1861 वाले में क्या बदलाव हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी यहाँ पे, इसमें क्या बदलाव हुए। यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें कहा गया कि जो पुराना कॉन्सेप्ट चला आ रहा था ना उसको बंद करो। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट चला आ रहा है ना, इसको इन्होंने खत्म कर दिया। नया कॉन्सेप्ट क्या बोला कि हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये एग्जीक्यूटिव कितने हैं, 5। एग्जीक्यूटिव मतलब कितने लोग हैं, 5। और लेजिस्लेटिव में एडिशनल मेंबर्स नाम से कुछ लोगों को जोड़ा गया, एडिशनल मेंबर्स यानी अतिरिक्त लोग। जो भी कोई कानून बनेगा उसमें एग्जीक्यूटिव के 5 लोग तो बैठेंगे। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां के लोगों को क्या कहा गया, एडिशनल मेंबर से अतिरिक्त मेंबर। ये जो पुराना आपने पढ़ा सब खत्म हो गया। इस एक्ट में क्या एक नया टर्म आया, एक नया शब्द आया, एडिशनल मेंबर्स का। ये जो एडिशनल मेंबर की संख्या है 6 से 12 हो सकती है, 6 से 12। कितनी, 6 से 12। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, वाइसराय ही करेगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, वाइसराय ही करेगा। ठीक, वहां भी वाइसराय ही कर रहा था, मतलब उस समय का गवर्नर कर रहा था। अब ये जो 6 से 12 लोग हैं, ये एडिशनल मेंबर्स हैं, इनकी 2 कैटेगरी है। इसमें से कुछ लोग कहलाए जाएंगे ऑफिशियल मेंबर, और कुछ लोगों को कहा जाएगा नॉन ऑफिशियल मेंबर, यानी आधिकारिक लोग और गैर आधिकारिक लोग। और यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे उसमें से हमेशा ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ऑफिशियल मेंबर्स का हमेशा बहुमत होना चाहिए, इनकी मेजोरिटी रहनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं ये कौन है। मान लीजिए मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था, मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया और मैं वहां से नौकरी छोड़ के मैं इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वाइसराय ने बोला कि आप आ जाइए, हम आपको नियुक्त कर देते हैं। तो मैं किस मेंबर के रूप में घुसूंगा, ऑफिशियल मेंबर के रूप में घुसूंगा। तो जिस व्यक्ति ने ब्रिटेन की सरकार में काम किया है, ब्रिटेन की सरकारी नौकरी में काम किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की है, मतलब वो उनका ऑफिस वर्क, उनके ऑफिस वर्क का कोई काम किया है, तो वो कहलाएगा ऑफिशियल मेंबर। और ऐसा कोई व्यक्ति चाहे वो मतलब भारतीय हो या अंग्रेज हो, लेकिन उसने कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई काम नहीं किया या अंग्रेजों में मतलब ब्रिटेन में कोई काम नहीं किया, सरकारी काम नहीं किया, तो वो व्यक्ति कैसा कहलाएगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर कहलाएगा। क्लियर हो रहा है ये डिफरेंस, आप लोगों को बता दीजिए। जी सर। यस सिंपल सर। सा फंडा है, जिसने सरकारी काम किया है चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चाहे ब्रिटेन में, वो ऑफिशियल मेंबर, जिसने सरकारी काम नहीं किया है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है ना, इन्हीं में से कुछ मेंबरों की नियुक्ति में भारतीयों का भी दांव लग जाएगा। मतलब इसी नॉन ऑफिशियल मेंबर की कैटेगरी में भारतीय चुने जाएंगे। और इस 1861 के एक्ट में 3 भारतीय थे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने गए। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली बार भारतीय वाइसराय की किस काउंसिल में चुने गए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में। दूसरा, कितने भारतीय चुने गए, 3 भारतीय चुने गए। तीसरा, वाइसराय की जो विधायिकी परिषद है उसमें किस कैटेगरी में भारतीयों का चुनाव हुआ, तो गैर आधिकारिक कैटेगरी में या नॉन ऑफिशियल कैटेगरी में। ठीक है। तो ये एडिशनल मेंबर का जो कॉन्सेप्ट है, एडिशनल मेंबर का, ये अतिरिक्त लोग है भाई, ये 5 तो फिक्स है ना, लेकिन ये अतिरिक्त लोग है 6 से 12। तो ये जो लोग हैं यहाँ पे लिखा है ना, ये एडिशनल 6 to 12 मेंबर, तो चुनेगा कौन, वाइसराय ही। और इसमें से 3 भारतीय पहली बार में जाएंगे। और इसमें भी एक बात है कि ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं इनमें से कम आधे भारतीय होने चाहिए। मतलब अगर वाइसराय ने 12 लोगों को चुना है, 12 लोगों को, ये देखो कहने की बात है, वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं था। इसमें कहा गया था कि जो अधिक मतलब एडिशनल लोग हैं उसमें आधे भारतीय होने चाहिए, लेकिन कभी ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। पहली बार में हमने देखा कि 3 भारतीय चुने गए थे। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव में 4 से 5 मेंबर हो गए, उनका काम का बंटवारा हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक नया टर्म आ गया एडिशनल मेंबर्स का, अतिरिक्त मेंबर का। और इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है, आधिकारिक सदस्य और गैर आधिकारिक सदस्य। आधिकारिक सदस्य वो होते हैं जिन्होंने कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी में या नौकरी की हो या काम किया हो या ब्रिटेन में काम किया हो सरकारी पद में। गैर आधिकारिक वो लोग हैं जिन्होंने ना कभी ब्रिटेन में काम किया हो सरकारी पद में या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम किया हो।
तो नॉन ऑफिशियल में अंग्रेज और भारतीय दोनों आ सकते हैं। नॉन ऑफिशियल में की कैटेगरी में 1861 के एक्ट में वाइस राय ने 3 भारतीयों को चुना था, 3 भारतीयों को। वो 3 भारतीयों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई भारतीय चुने गए हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं इनके पास कोई ताकत नहीं है। ताकत मतलब ये आए, चुपचाप आइए, चाय नाश्ता करिए, चले जाइए। ना कुछ बोलने का अधिकार है इनके पास और ना कुछ पूछने का अधिकार। ठीक है, बस ये है कि एंट्री तो मिल गई, भारतीय लोग घुसे तो। लेकिन अब ऐसा नहीं कि कोई भी भारतीय घुस गया हो। ये जो 3 भारतीय थे काफी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, काफी बड़े लोग थे, क्योंकि अंग्रेजों का जो सगा होगा या उस समय अंग्रेजों के साथ जिसकी अच्छी बातचीत रही होगी, जिसने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया रहा होगा, उन्हीं लोगों पे ये थोड़ा सा मेहरबान होंगे। शुरुआत के 3 लोग थे, कोई आम आदमी नहीं थे, कोई आम भारतीय नहीं थे, बहुत खास लोग। यहाँ तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। जब जब मैं बोलूं खास लोग थे तो मतलब कौन रहे होंगे? या तो राजा महाराजा रहे होंगे, या तो कहीं के राजकुमार रहे होंगे। बस इतना जान लीजिए कि लगभग 50 लोग या 45 लोग 1862 से लेकर 92 तक, मतलब अगले 30 सालों में 45 भारतीय लोग नॉन एडिशनल में नॉन ऑफिशियल कैटेगरी में चुने गए थे। वैसे ये फिगर याद नहीं रखा, फिर भी आप जान लो कि भाई ठीक ठाक भारतीयों की संख्या रही है। ठीक है, लेकिन ध्यान वो रखिएगा कि भैया ये बड़े बड़े भारतीय थे तो बहुत से भारतीय तो मीटिंग में आते ही नहीं थे, बस वो उनका ठप्पा लग गया, नाम लग गया, वो है। और दूसरा, अगर आए भी तो उनके पास कोई अधिकार नहीं था, कुछ भी अधिकार नहीं था। कोई भी कानून बन रहा, कुछ भी बन रहा है तो भैया इसमें सवाल करने का अधिकार भारतीयों के पास नहीं था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, सिर्फ वाइस राय की कुछ मतलब अगर मान लो ये जो पूरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिला के कोई कानून बना है, तो अगर उस कानून में, जैसे पहले हमने देखा था कि गवर्नर को अगर लगता है कि कानून ठीक नहीं तो वो उसको वीटो कर सकता है, यहाँ वॉइस राय के पास वही सब सारी बात थी। और यहाँ तक कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमने 5 लोगों को काम बांटा है कि भैया तुम होम होम देख रहे हो तो मिलिट्री देख रहे हो, तो ये जो एडिशनल मेंबर थे ना, इनके पास ये भी ताकत नहीं था कि उन लोगों से पूछ ले कि भैया तुम मिलिट्री देख रहे हो क्या, तो यार लड़ाई कैसे हो रही है, तुम होम देख रहे हो तो यार यहाँ पे दंगे कैसे हो रहे हैं। ये भी तक सवाल करने का अधिकार इनके पास नहीं, कोई अधिकार नहीं था। बस ये था कि भैया आप घुस जाओ, आपको हमने बैठा लिया है। तो ये जो 3 लोग थे इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बनारस के राजा थे, कैनिंग ने इनको नियुक्त किया था। मैंने बोला ना शुरुआत में 3 लोग नियुक्त हुए थे। पहले हैं बनारस के राजा, दूसरे हैं पटियाला के महाराज, और तीसरे हैं सर दिनकर राव। और दिनकर राव ग्वालियर के दीवान थे। दीवान मतलब समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर थे। और ग्वालियर के आपको ध्यान होगा, ग्वालियर के सिंधियाओं ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इन 3 लोगों का नाम आप ध्यान रखिएगा, सर दिनकर राव। तो इनको सर की उपाधि भी अंग्रेज की तरफ, मतलब ब्रिटेन की तरफ से ही मिली थी। महाराजा ऑफ पटियाला और बनारस के राजा, ये 3 लोगों को पहली बार एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर एंट्री मिली थी। और किसने इनकी नियुक्ति की थी? लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग उस बाहर था वाइसरॉय, तो वही किया होगा। पहले थे, इस दिन का नाम ध्यान रखिएगा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज। और अपने अब एमपी के परिप्रेक्ष्य में अगर मतलब एमपीपीएससी में इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ तो दिनकर राव का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्वालियर अपना इलाका है और पीएससी में पूछ सकते हैं दिनकर राव कौन थे, कहाँ के दीवान थे, वो क्या किस पद में थे। तो दीवान, दीवान मतलब मैंने बता दिया प्राइम मिनिस्टर के पद में मोटे तौर पर। अच्छा, इस एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई जो आज भी चली आ रही, आप लोगों को पता होगा ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस, अब आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपति भी ऑर्डिनेंस निकाल सकता है और राज्यपाल भी निकाल सकता है। मुझे इन दोनों का आर्टिकल बता दीजिए कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल से ऑर्डिनेंस निकालता है और गवर्नर किस आर्टिकल से ऑर्डिनेंस निकालने की शक्ति प्राप्त है उसे। अध्यादेश, सरगम आपने लिखा है 123 और 132। ये जो 132 है ना, इसको ये 213 करो। राष्ट्रपति निकालता है 123 से, और इसी को उल्टा कर दो, 2 को आगे कर दो, 1 को पीछे कर दो, ये गवर्नर की आ जाता है, राज्यपाल का। ठीक है, और आपको पता है अध्यादेश की लाइफ कितनी होती है? 6 महीने की होती है। और अध्यादेश निकलता कब है? जब सदन सत्र में ना हो, है ना। अभी देखिए, अभी 5-8 दिन पहले एक अध्यादेश निकला है, इस पे बड़ा बवाल हो रहा है। जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, ऑर्डिनेंस मतलब, एक तो ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश होता है, एक ऑर्डिनेंस मतलब होता है गोला बारूद। तो ये जो हमारी फैक्ट्रियां हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां,
सरकार इनको मर्ज करना चाह रही है और यहाँ पे छटनी होगी। लोगों को लग रहा है कि ये डिसइन्वेस्टमेंट होगा, सरकार इनको बेच देगी। तो यहाँ के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग हैं ये लोग हड़ताल कर रहे हैं कि भाई सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार ने एक अध्यादेश निकाला है, अभी लेटेस्ट निकाला है 10-15 दिन पहले, कि अब अगर ये गोला बारूद वाली फैक्ट्रियां जो है, जो कि सरकारी भी है कंपनियां, इनके लोग अगर हड़ताल भी करेंगे ना तो उनको 2 साल की जेल हो जाएगी और शायद 10-20 हजार का वो लग जाएगा जुर्माना। तो देखिए, और फिर जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राइट टू जो वो है स्ट्राइक या हड़ताल करने का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, लेकिन विद इन सर्टेन सेफगार्ड, सर्टेन लिमिटेशंस। तो यहाँ पे तो सरकार ने अध्यादेश निकाल के पूरे पूरे हड़ताल को ही अवैध कर दिया कि कोई हड़ताल ही नहीं कर सकता, कोई स्ट्राइक में नहीं जा सकता है। तो आप जानते हैं 6 महीने के लिए अध्यादेश की लाइफ होती है, उसके बाद इसको पास कराना पड़ता है, नहीं तो ये अपने आप लैप्स हो जाता है। तो ये अध्यादेश वाला जो कानून है 1861 के एक्ट से आ गया है और आज भी चला आ रहा है, 2021 में भी चला आ रहा है। ठीक है। और ये कौन निकालेगा? उस समय ना राष्ट्रपति था ना राज्यपाल था, तो उस समय वाइस राय था, तो वाइस राय निकाल सकता ऑर्डिनेंस। तो ये जो ऑर्डिनेंस का जो खेल है ये कब से शुरू हुआ है? 1861 के। तो हम कितने, हमें तो थैंक मतलब काफी ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए अंग्रेजों के ऊपर कि हमने उनके उनके द्वारा बनाए हुए कानून को आज भी अपना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं है या हमारे पास मंशा ही नहीं है कि हम उन कानूनों को चेंज करें। हमने देखा था कि 1833 का जो एक्ट था वहां से सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। सेंट्रलाइजेशन मतलब अब सारे कानून कहाँ बनेंगे? बंगाल में बनेंगे, और बंगाल से बनने के बाद जाएंगे ब्रिटेन की संसद में और वहां से पास होंगे। यानी केंद्रीकरण शुरू हो गया था 1833 में। लेकिन 1861 में क्या शुरू हुआ वापस? विकेंद्रीकरण। मतलब भैया मद्रास अपने कानून खुद बना ले, बॉम्बे अपने कानून खुद बना ले। यानी आपने फिर से क्या किया? शक्तियों को ट्रांसफर कर दिया, नेशनल लेवल में कर दिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ 1861 से। विकेंद्रीकरण, अपने अपने कानून खुद बना लो। पिछली क्लास में देख लिया कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। ठीक है। और एक तरह से जो प्रोविंसेस है उनको ऑटोनॉमी दे दी गई कि अपने कानून आप खुद बनाइए, अपने टैक्स खुद लगाइए, अपनी कमाई खुद करिए और बार बार बंगाल नहीं आना है। यानी जैसे आज सरकार कहती है कि भाई अपना खुद देख लो, बार बार दिल्ली नहीं आना है पैसे मांगने। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत तो 1773 से मानी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हुआ वो 1833 के एक्ट में हुआ। और इसी एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया था व्यापार व्यापार छोड़ दो, सिर्फ प्रशासन पे ध्यान दो, एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दो। ठीक है, 1833 के एक्ट से। तो ये सारी कहानी है 1861 के एक्ट की। कुछ बचा तो नहीं है? हाँ, एक लाइन और है कि इस एक्ट ने ये बोला कि जो वॉइस राय है, वॉइस राय वो कोई भी नया प्रांत बना सकता है। वॉइस राय किसी भी प्रांत को तोड़ सकता है, डिवाइड कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है करजन। यहाँ पे क्या लिखा है? नया प्रांत बना सकते हैं और पुराने प्रांत को तोड़ भी सकते हैं। तो करजन ने किसको तोड़ा था? बंगाल को तोड़ा था ना, बंगाल पार्टीशन किया था। तो ये अधिकार वायसराय को कौन दिया? 1861 वाले हैं। आज हमारे पास देखें कि आर्टिकल जो 2 है, 3 है, 4 है, वो यही सब बात तो करते हैं कि किस तरह राज्य बनेंगे, बिगड़ेंगे, नाम चेंज कैसे होगा। ठीक है। लेकिन वो हमारे पास आज किसी राज्य को तोड़ने, मोड़ने, नाम चेंज करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। लेकिन वहां पे उस समय किसको दे दिया गया था? वायसराय को। इसलिए 1905 में करजन ने क्या किया? बोला बंगाल को ही तोड़ दो। तो ये 1861 में वायसराय के पास कितनी असीम पावर आ गई। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रोविंसेस भी बनते हैं, बहुत सारे नए नए प्रांत ये बनाएंगे अंग्रेज। लॉर्ड कर्जन बंगाल पार्टीशन, तो कर्जन के पास ये पावर कहाँ से आई? कर्जन तो वायसराय था ना, और उसके पास पावर कहाँ से आई? 1861 में ही ये पावर दे दी गई थी वायसराय को कि आप चाहे तो कोई नया प्रांत बना सकते हैं, कोई प्रांत पहले से है तो उसको तोड़ भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसके एरिया चेंज कर सकते हैं। ये वायसराय को पावर कहाँ से मिली थी? 1861 के एक्ट से मिली थी। और ध्यान रखिए, इनको जो जो पावर मिलती जा रही है ना वो छीनी नहीं गई थी। जो जो पावर मिलती जा रही थी वो छीनी नहीं गई थी। और वायसराय को ये भी कहा गया कि अगर आप कोई नया प्रोविंस बनाते हैं तो आप, मान लो कोई छोटा प्रोविंस आपने बनाया, जैसे पंजाब बनाया, सिंध बनाया, तो आप उसके लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकते हैं, उपराज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है। ये भी किसके पास अधिकार दे दिया? वायसराय को दे दिया कि आप नया प्रांत बना लीजिए, प्रांत को गवर्नर करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल की नियुक्ति भी कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कर्जन वाला बंगाल पार्टीशन।
ठीक है, बाकी चीज तो वही है, मैंने बता दिया कि जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनके पास कोई ताकत नहीं है, किसी भी तरह के बजट पे वो चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट पोस्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्टिनेंट मतलब होता है डेप्यूटी। देखो, एक शब्द तो है लेफ्टिनेंट, एक अलग शब्द है आर्मी के लिए, लेकिन हम लोगों ने जो कानून व्यवस्था को ली है उसमें अंग्रेजों की जो टर्मिनोलॉजी वही यूज की है। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट मतलब होता है डेप्टी, मतलब उप, जैसे डीएसपी और एसपी में क्या अंतर होता है, वही चीज। अब ये इस एक्ट में बोला गया है कि विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी है कि भैया दोनों में डिफरेंस क्या है। शिवानी, डीएसपी और एसपी में डिफरेंस क्या है आप बताओ। डेप्यूटी मतलब होता है एक तरह से उसका असिस्टेंट, डीएसपी को हम एसपी का असिस्टेंट कह सकते हैं एक तरह से, या उससे थोड़ा नीचे होता है। जैसे आज हम देखें कि दिल्ली में देखें तो दिल्ली का राज्यपाल नहीं होता है, उपराज्यपाल होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। और इससे भी छोटे आज हम देखें तो आज प्रशासक है, चंडीगढ़ की बात कर ले, लक्षद्वीप की बात कर ले, अंडमान की बात कर ले, वहां प्रशासक बैठे हुए, एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए। तो यहाँ पे ये जो एक्ट में ये कहा गया कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम शक्तियों को फिर से वापस नीचे दे रहे हैं, तो ये कहानी मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर ही दी थी कि भाई बहुत सारी सिविक कम्युनिटीज मांगी जा रही लोगों द्वारा कि भाई सड़क बनाओ, भाई रानी का शासन आ गया है तो रानी कुछ अच्छा तो करे, ईस्ट इंडिया कंपनी तो लूटा ही है, और ये सड़क बनाओ। अब भाई मान लो मुंबई कह रहा सड़क बनाओ, पार्क बनाओ, नदी नाले बनाओ, पानी भर जाता है, ये सब सही करो, पेड़ लगाओ, तो भैया ये सब लगाने के लिए पैसा चाहिए। यानी इन्हें कहते हैं नागरिक, नगरीय सुविधाएं या नागरिक की सुविधाएं। और यूरोप में ये सब चीज हो ही रहा था, बहुत सारे भारतीय दुनिया भर घूम के आ रहे थे, बता रहे थे कि यार इन लोगों ने अपने देश में इतना अच्छा करके रखा है, हमारे यहाँ कर नहीं रहे हैं, तो बहुत सारे एनजीओ बन गए उस समय, बहुत सारी बातचीत होने लगी। तो ये छोटे छोटे लेवल पे नगर निगम का कॉन्सेप्ट भी आएगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी खुलने वाला है। तो भैया ये लोगों को सुविधाएं देनी है तो टैक्स लगाना पड़ेगा, और टैक्स लगाना पड़ेगा तो भैया हमें हमारा फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए कि हम वित्तीय तौर पे भी अपने टैक्स लगा सके। जैसे आज भी होता है, नगर निगम अपने लेवल पे कोई टैक्स लगा देता है छोटे मोटे, और उससे जो पैसा प्राप्त करता है वो लोगों के हित में ही लगाता है। दूसरा, देश बहुत बड़ा हो चुका है और देश में राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी है, ये क्रांति के बाद राष्ट्रवाद बहुत तेजी से बढ़ गया। तो ऐसा नहीं कि एक कानून पूरे देश में चले, भाई तमिलनाडु में कोई और कल्चर है, वहां का कानून कुछ और होना चाहिए, पंजाब का कोई और कल्चर है, वहां कानून कुछ और होना चाहिए। तो वन साइज फिट फॉर ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में, जिस प्रोविंस में जैसी संस्कृति है, जैसी परिस्थिति है, वैसा कानून लगना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो फिर लोग खड़े हो जाएंगे डंडा लेके, फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर क्रांति हो जाएगी। तो राष्ट्रवाद की फीलिंग आ रही थी और सरकार भी चाह रही थी कि भैया हम विकास के काम पे ध्यान दें, और विकास कौन करेगा, तो जनता से जुड़ा हुआ है, तो लोकल लेवल पे इनको पावर दे दो, लोकल लेवल पे प्रोविंसेस को पावर दे दो, अपना टैक्स लगाएं, अपना बजट लाएं, अपना कानून बनाएं, जो करना है वो करें, हमको बस परेशान ना करें। जैसे आज भी होता है, स्टेट अपने लेवल पे बहुत सारे उसमें अधिकार है, और स्टेट के जो अधिकार है वो किसमें लिखे हुए, स्टेट लिस्ट में लिखे हुए। तो ये तो काम का बंटवारा आज हमारे पास ज्यादा अच्छी तरीके से है, पहले नहीं था। तो 1861 के एक्ट में ये कहा गया कि भाई राज्य स्तर पे जो जो काम हो सकते हैं करो, कहीं अगर दिक्कत होगी, कहीं अगर फंसोगे तो फिर हमारे पास आ, ठीक है। और अंग्रेज ये भी जानते थे कि अगर अब हम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे या अब हम लोगों को गुस्सा अगर करेंगे फिर से होगी क्रांति। तो अंग्रेज ने 1857 क्रांति से इतना सहम गए थे, इतना डर गए थे कि उनके पास अब दोबारा हिम्मत नहीं थी कि भारत को फिर से भारत में रिवोल्ट करवा दे या भारत में दिक्कत करा दे। तो ये एक तरह से आम जनमानस को खुश करने की मंशा से भाई जो जनता मांग रही वो देते चलो, जो जनता यूनिवर्सिटी मांग रही दे दो, जनता हाई कोर्ट मांग रही दे दो, जनता नगर निगम मांग रही दे दो, ठीक है, जनता मेडिकल कॉलेज मांग रही दे दो। प्लेसमेंट वाली पॉलिसी, डेवलपमेंट वाली पॉलिसी इन्होंने अपनाई है, और इसी वजह से यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की या विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो अगर सब कुछ भूल जाओ ना कि क्यों महसूस, तो ध्यान रखना कि ये दोबारा क्रांति नहीं चाहते थे, एक बार क्रांति हो चुकी थी, दोबारा ये क्रांति नहीं चाहते थे। जनमानस को खुश रखना था, और जनमानस को खुश रखने के लिए जनता को जो चाहिए उससे जुड़े हुए कानून उन्होंने लोकल लेवल पे दे दिए कि भैया आपके पास ताकत है, आपके पास पावर है, अपने कानून बनाओ, अपना काम धाम देखो, हमको परेशान मत करो, बार बार कलकत्ता नहीं आने का। क्लियर हुई बात? सभी को बता दीजिए। यस सर। यस सर। तो ये जो है पीडीएफ ये हो गई खत्म, आपने 1861 का एक्ट पढ़ लिया, समझ लिया।
तो अब ये बताइए, अगला आप टॉपिक शुरू करें कि रहने दे आज?